अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड बढ़िया होंगे। दिस वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे पूरे चैप्टर का जो आपका सेल का है एंड क्वेश्चंस भी करने की हम करेंगे कोशिश। ठीक है, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना एंड एट द एंड वीडियो को शेयर करना एंड लाइक भी कर लेना। वीडियो में बात करेंगे हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगी फ्रॉम 9th क्लास टू द हायर लेवल्स। तो वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखना एंड ये जो वीडियो है आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त से बिल्ड करेगा। इससे पहले जनरल रिमाइंडर, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला पार्ट है इसमें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली अगर हम सेल की बात करेंगे, व्हाट इज़ दिस सेल। हम कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो सेल है या हर एक ऑर्गेनिज्म के पास जो सेल है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक यूनिट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर हम अब थोड़ा बहुत इस चीज़ को हम इलाबोरेट करेंगे कि वाई इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि ये जो सेल है ना, इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट्स कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शंस। ठीक है, जैसे हमारे पास न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिप्रोडक्शन है, हर एक काम ये खुद कर सकता है। अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म एवरी फंक्शन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। और हम ऐसा भी कह सकते हैं सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। तो वाई इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज दीज आर द फंक्शंस जो ये दिखाता है जो मैंने आपके सामने अभी बोला। ठीक है, और ये भी हम कह सकते हैं कि इन फैक्ट शेप इन साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है ना। और एक चीज़, ये जो सेल है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होती है या कर सकती है। ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। बस आपको इंट्रोडक्शन में इतना ही याद रखना है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो वो सेल थ्योरी का है। एक किन साइंटिस्ट ने दिया था? शील्डन एंड शिवान। देन मॉडिफिकेशन के तौर पर विर्चो आया था। ठीक है, यहाँ पर आपको और एक चीज़ें याद रखनी है। जैसे शील्डन, अगर हम कहेंगे शील्डन ने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, शिवन ने बोला था ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। देन विर्चो ने बोला था, रुडॉल्फ विर्चो ने बोला था कि सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, खाली आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब हम बात करेंगे हमारे पास ये जो सेल्स होती है इनका डिफरेंट साइज़ होता है, इनकी डिफरेंट शेप होती है एंड इनका जो डिफरेंट नंबर भी होता है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? अगर मैं आपको बोलूँगा ये जो सेल्स है या तो स्फेरिकल होती है या स्पिंडल शेप्ड होती है, एलोंगेटेड होती है, पॉलीहेड्रल होती है, इरेगुलर शेप की भी हो सकती है। हर एक बॉडी में जो सेल्स है डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट हम कहेंगे डिफरेंट शेप के होते हैं और इनकी फंक्शन इनकी शेप को लेकर डिटरमाइन करती है। जैसे हमारे पास ये ब्लड सेल्स है, ये नर्व सेल्स है ऐसे। ठीक है, नर्व सेल्स, दिस इज द फेट सेल, दिस इज द स्पर्म, दिस इज द बोन सेल एंड दिस इज द ओवम। हर एक बॉडी का जो सेल है वो डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इनकी जो डिफरेंट फंक्शन है उनको पूरा करने के लिए इनकी डिफरेंट शेप्स है। अब चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। Cells were discovered in 1665 by an English botanist Robert Hooke. इतना आपको याद रखना है। He used a primitive microscope to observe cell in a cork slice. बस इतना ही आपको याद रखना है कि ये जो रॉबर्ट हुक है उसने क्या किया था? उसने एक ये जो बार लिया था
बार्क के नीचे होता है कॉर्क, और इसी कॉर्क को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उसने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे और उनका नाम उन्होंने सेल्स दिया था। याद रहे ये एक वन शॉट वीडियो है और हम यहाँ पर उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब और एक क्वेश्चन हमारे पास है, Why is the cell called the structural and functional unit of life? अभी मैंने आपको बोला cells constitute various components of plants and animals. A cell is the smallest unit of life and is capable of living functions. Cells are the building blocks of life. This is the reason why cells are referred to as the basic structural and functional unit of life. ये फिर से हम रिपीट करने की कोशिश नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि एक सेल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और इसका जो लाइफ गिविंग सब्सटेंसेस में होते हैं या लाइफ जिसमें एग्जिस्ट करती है वो है प्रोटोप्लाज्म। द सेल इज मेड अप ऑफ लिविंग सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड लाइक विस्कस सेमी फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक, इसको हम कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसको? प्रोटोप्लाज्म को। A plant cell consists of a cell wall and protoplast. Cell wall is absent. यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। Cell wall is absent in animal cell. Protoplasm denotes the whole of the protoplasm present in a cell. देखो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। रुको, अगर ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इस पूरे हिस्से को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इस पूरे हिस्से को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और ये जो है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, या इसमें जो फ्लूइड होता है विस्कस फ्लूइड उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करते हैं। हमारे पास जो सेल होती है, ऐसे इसका जो आउटर कवर होता है या आउटर कवरिंग होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ना है, ये किसका बना होता है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका ये मतलब है ये कुछ चीज़ों को एलो करेगा जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट है और उन चीज़ों को रोकेगा जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इट्स कंपोज्ड ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ऐसे मैं आपको समझाऊंगा, ये बाई लेयर ऑफ लिपिड है एंड इसके बीच में ऐसा प्रोटीन का लेयर है। इतना ही आपको अभी तक समझना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला सिलेक्टिवली परमेबल का क्या मतलब है। ये द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऐसे, मैं यहाँ पर ये आपको समझाऊंगा ऐसे। दिस इज द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। these are the proteins, जैसे मैंने आपको बोला। दिस इज द कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। ऐसे आपको आगे जाके ये समझना है। और एक चीज़ देखो, ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे होगा साइटोप्लाज्म, और साइटोस्केलेटन भी इसके साथ साथ होता है। आगे जाके आपको इसे पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? इट प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल इंजरी, जैसे मैंने आपको बोला। इट अलाउ द फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेम सेल एज वेल एज बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सम ऑर्गेनिक कनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। ये सिंपल है। अब हमारे पास है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को हम करने की करेंगे कोशिश। क्वेश्चन है, वेट सेकंड, क्वेश्चन है
हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल डिस्कस। हमेशा आपको याद रखना है कि अगर एक सब्सटेंस ट्रांसफ़र होता है या मूव होता है, वहाँ पर या तो वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर जाएगा, या लोअर से हायर तक जाएगा। जब ये हायर से लोअर तक जाएगा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, हम इसे पीछू ट्रांसपोर्ट कहेंगे, और जब ये लोअर से हायर तक जाएगा हम इसे एक्टिव कहेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें एनर्जी लगती है। अब हमें मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मूवमेंट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है। हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो हमेशा आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर प्रोड्यूस होता है सेल्स में। हमारी जो इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अगर इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा ना। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो उसे बाहर की तरफ जाना है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इस तरीके से वाटर कैसे मूव करेगा। ठीक है, वाटर भी मूव करेगा। अगर हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एक सेल में तो वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करेगा, मूव कर। बस इतना ही आपको लर्न करना है, इतना ही आपको सीखना है इसमें। अब देखो हमारे पास और एक क्वेश्चन है जो मैंने बार बार आपको रिपीट करा है, व्हाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। क्यों? बिकॉज ये कुछ चीज़ों को बिकॉज एक सेकंड, ऐसे मैं आपको समझाऊंगा कि ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ चीज़ों को एलो करेगा एंड कुछ चीज़ों को एलो नहीं करेगा। नाउ हमारे पास अब आया है सेल वॉल। आप कैसे याद रखोगे, अगर ये एक सेल है, प्लांट सेल है, इसके ऊपर और एक कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये प्लांट्स में अगर होता है तो ये सेलुलोज का बना होता है इसमें। ठीक है ना, तो इसका क्या काम है, दिस विल गिव द प्रोटेक्शन टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या सेल को भी प्रोटेक्शन देता है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल डिस्टिंग्विश। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है प्लांट्स का वो ये है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखो सेल वॉल में 3 लेयर्स होते हैं। अगर ये प्राइमरी सेल वॉल है, ऐसे मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, अगर ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, इसके बीच में होता है मिडल लेमिला। आपको ये सब याद रखना है थोड़ा बहुत। फंक्शंस की बात करेंगे, सेल वॉल gives a definite shape to the plant of the cell. It provides the mechanical strength of the cell. It protects the protoplasm against injury, and then it gives rigidity to the cell. खाली आपको इतना याद रखना है। अब बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, पहले ये मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझाऊंगा। अगर ये एक सेल है तो ये एक न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो है ना, दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब देखो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल भी होता है, और ये सिंथेसिस करता है किसकी, बायोमोलिक्यूल्स की। उसमें हमारे पास प्रोटीन्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, फैट्स है। ठीक है ना, अब देखो डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाया फिर से एक बार। ये न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये राइबोसोम्स है और ये सेल मेम्ब्रेन है ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखो हमारे पास है सेल, हमारे पास है न्यूक्लियस। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में हमेशा सेंटर में पाया जाता है, और न्यूक्लियस के बीच में जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म और करियोलिफ भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और करियोलिफ। ठीक है, द न्यूक्लियर एनवेलप, देखो यहाँ पर ये जो पोर्स है इन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। द न्यूक्लियोप्लाज्म हैज़ 2 टाइप्स, एक तो न्यूक्लियस इसमें होता है या क्रोमैटिन मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखो न्यूक्लियोलस किसका बना होता है, न्यूक्लियोलस आरएनए का बना होता है, और इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये खुद क्या बनता है,
खुद क्या ये बनाता है, राइबोसोम फॉर्मेशन यही करता है, बिकॉज ये जो न्यूक्लियोलस है ये आरएनए फॉर्मेशन करता है, खुद ही आरएनए का बनना होता है और प्रोटीन्स का बना होता है। इसके बाद आपको थोड़ा बहुत याद रखना है क्रोमेटिन के बारे में। ये एक नेटवर्क है, किस में, न्यूक्लियस में, ठीक है। और ये डीएनए होता है और एक कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड इनटू थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। तो ये फिर क्रोमोसोम्स का शेप देखो, पहले थ्रेड लाइक ऐसे क्रोमेटिन होता है, फिर ये क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखना है, इतना आपके लिए काफ़ी है। और आपको ये याद रखना है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज द डीएनए। न्यूक्लियस का क्या काम है? अब न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन। अब बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की। बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास जो सेल्स है वो दो तरह की है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, प्रेजेंट होती है किन में, बैक्टीरियाज में एंड साइनो बैक्टीरिया में, जिन्हें हम बिलोगिन अलगे भी कहते हैं। तो इनके पास क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता है। दैट मीन्स कि इनका जो डीएनए होगा वो नेकेड होगा, ये आपको याद रखना है। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच पॉजेस प्रोकैरियोटिक सेल आर नोन एज प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा। तो कोई भी न्यूक्लियस हमें नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नज़र नहीं आ रहा है। जैसे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे हमारे पास गोल्गी अपैरेटस है, ठीक है। तो इसमें जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसमें सेल वॉल होता है, फिर इसके पास इसका ऊपर हिस्सा कैप्सूल होता है या स्लाइम लेयर हो सकती है। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दीज आर द राइबोसोम्स एंड दिस इज द न्यूक्लियोइड रीजन। आगे जाएंगे, अब हमारे पास बचा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द न्यूक्लियस, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। गोल्गी apparatus, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, पाइला, लाइसोसोम एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हमारे पास क्वेश्चंस आया है। क्वेश्चंस क्या है, आपकी बुक के क्वेश्चंस है, ये हम करेंगे, ठीक है। साइज एक प्रोकैरियोटिक सेल का जनरली स्मॉल होता है, 1 to 10 नैनोमीटर, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज नोन एज न्यूक्लाइड। क्रोमोसोम सिंगल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, मोर देन 1 क्रोमोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम पहुंचे सेल ऑर्गेनेलीज में। हमारे पास जो पहला सेल ऑर्गेनेली है वो है साइटोप्लाज्म। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, a cell perform a variety of functions such as synthesis of complex molecules and their breakdown, production of energy, secretion of certain substances. These activities of the cell are performed by different cell organelles, ठीक है। मतलब कि अब जो कि सेल को बनाना है, जो कुछ भी इनको बनाना है, वो इनकी सेल ऑर्गेनेलीज बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके साथ जो ऑर्गेनेली जुड़ा होता है उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना। मैं इसकी डायग्राम देखूंगा, हाँ ये है इसकी डायग्राम। देखो दिस इज द न्यूक्लियस और ये इसके साथ जुड़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी क्या डिफरेंस है, देखो स्मूथ का ये मतलब है कि इसमें हमारे पास राइबोसोम्स एब्सेंट होता है और रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये इसका जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फंक्शंस यहीं पे देखेंगे, फिर आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है।
देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देता है, ठीक है। स्मूथ क्या करेगा, लिपिड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ऑयल फॉर्मेशन करेगा एंड स्टेरॉइड की भी फॉर्मेशन करता है। अब देख दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेल, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोवाइड्स लार्ज एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा एंड स्मूथ क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड द लिपिड्स। नाउ हमारे पास और एक ऑर्गेनेली है, दैट इज द गोल्गी apparatus. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी apparatus. ये आपको याद रखना है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी apparatus। यहाँ पर प्रेजेंट होता है गोल्गी apparatus, इसके नीचे, किसके नीचे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, जिस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिस्टर्न का बना होता है, ये भी सिस्टर्न का बना होता है, ट्यूब्यूल्स का बना होता है, वेसिकल्स का बना होता है, वैक्यूल्स का बना होता है। गोल्गी apparatus को हम डिक्टाइटोसोम्स भी कहते हैं। इसकी क्या फंक्शन है, गोल्गी apparatus इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स को गोल्गी apparatus लाइसोसोम बनाता है। इट्स आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल में दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस ये करता है, ठीक है। अब हमारे पास लाइसोसोम है बच्चा। लाइसोसोम को बहुत ही अच्छे से देखना है बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। बात करेंगे लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स क्या है, ये बनते हैं फ्रॉम द गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों ही इनके फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है और इन्हें हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बेग्स और द सुइसाइडल बेग्स। इनका क्या मतलब है, जब भी कभी कभार, पहले तो आप इसकी डायग्राम देखो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास एक रप्चर्ड सेल होती है, तो ये एक लाइसोसोम है। अगर ये एनगल्फ करेगा किसी सेल को, तो ये अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से छोड़ेगा और खुद भी बर्स्ट हो जाएगा और इसको भी बर्स्ट करेगा, ठीक है। इसलिए इसे सुइसाइडल बेग्स कहते हैं। अब देखो आगे हम क्या करते हैं। हमारे पास और एक ऑर्गेनेली है, उसका नाम है राइबोसोम्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। ये किसका बना होता है, राइबोसोम्स आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ये आपको याद रखना है। आरएनए का बना होता है एंड प्रोटीन्स का बना होता है। दे आर फ्री इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं या फ्री होते हैं। इनका क्या काम है, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना बच्चा। क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर आप देखो राइबोसोम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसलिए इसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आप ये डायग्राम भी देख सकते हो। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, इसमें ये वाला आपको लर्न नहीं करना है। हमारे पास और एक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द वैक्यूल। समझ में आ रही है आपको बात। जिस तरीके से वेसिकल छोटे होते हैं, इस तरीके से अगर थोड़ा बड़ा वेसिकल होता है तो हम उसे वैक्यूल कहते हैं। फ्लूइड फिलेट सेक, ठीक है, बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। अब ये या तो फूड वैक्यूल हो सकता है, कंट्रोक्टाइल वैक्यूल हो सकता है, गैस वैक्यूल हो सकता है या फेट वैक्यूल भी हो सकता है। फेट वैक्यूल नहीं, सैप वैक्यूल हो सकता है। इनका क्या काम है, स्टोरेज का काम है वैक्यूल्स का। ज़्यादातर वैक्यूल्स प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको बात, ध्यान से देखना। इनकी जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। फंक्शन इंपॉर्टेंट है इसकी। क्या ये करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट मिनरल साल्ट्स एज वेल एज न्यूट्रंट्स। और दे मेंटेन प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल फॉर इट्स टर्जिडिटी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पर ये आप डायग्राम भी देख सकते हो, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास है बहुत ही खतरनाक वाला सेल ऑर्गेनेली जो आग लगाता है, ठीक है ना, एटीपी फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर ग्लोब्यूलर और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड देन इनर मेम्ब्रेन। याद रहे ये एक वन शॉट वीडियो है, यहाँ पर कुछ हम नहीं छोड़ेंगे लेकिन हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो ये
आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, देन इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसके बीच में जो मैट्रिक्स होता है, और दीज आर द क्रिस्टे। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, और एक पार्ट होता है सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही है आपको बात? अब ये क्या करता है, द क्रिस्टा हैज अ पिन कॉल्ड F1 particles or the oxysomes which play important role in the respiration, that is ये the ATP formation is mostly done in the inner mitochondrial membrane or the space। चलो जी, इनकी जो फंक्शंस है, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी, रिच कंपाउंड सच एज एटीपी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, स्टेरॉइड्स एंड द अमीनो एसिड्स, इनके लिए ये प्रिकर्सर्स भी बनाता है। नाउ अनदर ऑर्गेनेल दैट इज प्लास्टिड्स मोस्टली प्रेजेंट इन द प्लांट्स। हमारे पास प्लास्टिड्स की 3 किस्में हैं, ठीक है, leucoplast, chromoplast, and the chloroplast. Leucoplast are the colorless plastids. They will store starch, lipid, and the proteins. Chromoplast are the yellow or reddish in color. Other than green color, they will store everything. Chromoplast provide color to many flowers and the fruits, like we have xanthophyll, we have carotenoids. Now chloroplast. Chloroplast are green in color, and this is the प्लास्टिड विच इज प्रेजेंट मोस्टली इन ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, these are the thylakoids, these the coin shaped are the thylakoids, and this is the granum। और हमारे पास ये जो है thylakoids यहाँ पर बनाया है, ठीक है, और ये जो स्पेस है जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम्स क्या होता है, दे विल गिव स्ट्रेंथ टू द सेल। देखो अगर ये सेंट्रोजोम है, ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर शेप्ड। समझ में आ रही है आपको बात? इसका क्या रोल है ये हम आगे देखेंगे। देखो जी बच्चा, सेंट्रियोल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम ये जो सेंट्रियोल्स है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, दे विल हेल्प इन द सेल डिवीजन। अब हमारे पास बचे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो हो जाएगा इस चैप्टर का टाटा बाय बाय, ठीक है। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडी दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन सा हमारे पास है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन of a cell is destroyed due to some physical and chemical influence, what will happen? तो सीधी सी बात है, अगर एक सेल जो है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय होगा तो वो काम नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। तो इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस, देन द एबिलिटी ऑफ द सेल टू परफॉर्म ऑल फिजिकल फंक्शन, ठीक है ना, वो रेस्पिरेशन कर सकेगा, न्यूट्रिशन कर सकेगा, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। हमारे पास और एक क्वेश्चन है, इनको हम सुसाइडल बेग्स क्यों कहते हैं, किन को हम कहते हैं, मैंने आपको अभी पढ़ाया। वी हैव द लाइसोसोम्स डियर बच्चा। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन powerful digestive enzymes. These enzymes are capable of breaking down any foreign food particle or microbe entering the cell. Sometimes lysosomes can cause self-destruction of a cell by releasing these digestive enzymes within cell, hence they are known as suicidal bags, ठीक है। अगर एक लाइसोसोम है, ये किसी भी फूड पार्टिकल को इनकलफ करेगा जो सेल के लिए जरूरी नहीं होगा, और फिर ये बाहर डालेगा अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये इसको ख़त्म करेगा। कभी कभार ये खुद भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इसे सुइसाइडल बेग्स कहते हैं। वायर प्रोटीन सिंथेसिस, वायर प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, शाबाश शाबाश, कहाँ पर होती है, राइबोसोम्स में, जैसे हमने पढ़ा। प्लांट सेल और एनिमल सेल की यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है, ये आप यहाँ पर देखना, ये मैंने डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ पर एक अच्छी सी डायग्राम है, दिस इज द प्लांट सेल, दिस इज द एनिमल सेल। यहाँ पर ये बड़ा वाला वैक्यूल है जो मैंने आपको वैक्यूल्स में पढ़ाया, दिस इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, या ये आप ध्यान से देखना, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ये भी हमने डिस्कस किया है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन
रप्चर हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा तो सेल विल डाई। आपको याद रखना है, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहता है, इट विल रेगुलेट द इन एंड आउट सप्लाई टू द सेल। और एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपरेटस। जो भी गोल्गी अपरेटस फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की काम आता है, तो वो सब चीज़ें अगर नहीं होगी तो सेल विल नॉट परफॉर्म। ठीक है, क्या परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मॉडिफिकेशन नहीं होगी, पैकेजिंग नहीं होगी, एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस। नाउ विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस द सेल। क्यों, पहले तो क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड क्यों, बिकॉज ये एटीपी सिंथेसिस करता है। Where do the lipids and proteins constitute the cell membrane called synthesis? Where do the lipids and proteins constituting this? तो ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। लिपिड्स एंड प्रोटीन constituting the cell membrane are synthesized in the endoplasmic reticulum, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रहे ये एक वन शॉट वीडियो है, तो हम थोड़ा जल्दी इसमें बढ़ रहे आगे। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, कैसे, एंडोसाइटोसिस से। ये आपको याद रखना, एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब है, ये जो फूड पार्टिकल है इसको एनगल्फ करेगा, ठीक है, फिर ये इसको अंदर ले जाएगा और इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होगा और वैक्यूल की मदद से ये डाइजेस्ट करेगा। हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस सेल चैप्टर। होप कि आपको समझ में आया, चीज़ों को हमने थोड़ा जल्दी किया बिकॉज मैंने आपको ये सब पढ़ाया है। तो आपके लिए कभी आप वन शॉट देखना चाहो तो आपके लिए ये हाजिर है, अच्छे से देखना। एंड आई होप कि यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।